आज फिर मुझे देखने के लिए कुछ लोग आए थे। आज मुझे फिर से एक इम्तिहान से गुजरना था। मेरी काली रंगत मेरी हर खूबी को छुपा देती थी। हालांकि मैं काफ़ी अच्छे नए नक्श की लड़की थी। बाल भी लंबे घने थे, आंखें भी शरबती थीं, लेकिन बस रंगत सफ़ेद न थी। मैं आज भी नाश्ते की तैयारी कर रही थी क्योंकि रिश्ते वाले आ चुके थे और ड्राइंग रूम में बैठे थे। रचित कमरे में दाखिल हुआ, कहने लगा, आप फिर किचन में आ गई। आपसे कहा तो है कि 4 दिन बाद मेरा पेपर है। आपको समझ क्यों नहीं आता धानी जी। रचित की बात सुनकर मैंने उसे कुछ नाराज नज़रों से देखा था। मैंने कहा, रचित, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ किचन में काम कर रही हूँ और मैंने तुम्हें करने के लिए जो क्वेश्चन दिए थे, जाओ जाकर उनके आंसर लिखो। कहने लगा, कैसे लिखूं टीचर, जब तक मेरे सामने आप नहीं बैठेंगी मुझे समझ थोड़ी आएगी। ये कहते हुए वो मेरे पास आया, प्लेट में रखा हुआ समोसा उठाकर खाने लगा। मैंने उसके कंधे पर एक थपकी लगाई। मैंने कहा, वापस रखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेहमानों के लिए है। उसने समोसा प्लेट में रखने की बजाय फटाफट 2-3 बार में ही पूरा ख़त्म कर लिया था। पूरा समोसा मुंह से भरकर कहने लगा, आज फिर मेहमान आ गए। क्या बात है धानी जी, पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ कि आपके मेहमान कुछ ज़्यादा ही आते हैं। कभी कोई मेहमान, क्या उन्हें अपने घर में चैन नहीं है। मैंने कहा, तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखा करो। जाओ जाकर मेरे कमरे में बैठो और अपने मैथ के सम सॉल्व करो और खुद करो। 4-4 बार मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। पिछले 2 साल से तुम इसी क्लास में फेल हो रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी बार तो तुम्हें पूरी किताब याद हो जानी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर वो शर्मिंदगी का शिकार हुआ था। वो अभी बीकॉम के आखिरी साल का स्टूडेंट था, लेकिन अकाउंट में बड़ी मुश्किल से ही पास होता था। बल्कि 3 सालों से बस पास होने के लायक ही नंबर ला रहा था। लेकिन कॉमर्स के आखिरी साल में तो खैर से 2 साल लगाने के बाद भी उसका वही हाल था। रचित हमारे पड़ोस में ही रहता था। हमारे घर में उसका आना जाना तो काफ़ी समय से था, क्योंकि मेरे छोटे भाई बंटी का दोस्त था, उसी के साथ पढ़ता था। लेकिन मेरा भाई यूनिवर्सिटी भी जा चुका था, लेकिन रचित 2 साल से लगातार फेल हो रहा था। इसलिए उसकी माँ ने मेरी विनती की थी कि मैं उसे पढ़ा दिया करूं। मैंने एमकॉम किया था और शुरू से ही मैथ की मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही थी। मैंने हमेशा स्कूल और कॉलेज में टॉप किया था और यूनिवर्सिटी में भी अच्छे नंबर लिए थे। मेरी सारी टीचर्स मेरी बहुत तारीफ़ करती थीं। घरदारी में भी मैं बहुत ही परफेक्ट थी। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो बस वही मेरी सांवली रंगत। एमकॉम करते ही मेरी माँ ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरी डिग्री और मेरी घरदारी के हुनर को देखकर मेरा रिश्ता बड़ा ही आराम से हो जाएगा। लेकिन मुझे हैरत हुई थी अपने समाज की छोटी सोच पर कि उन्हें ना तो लड़कियों की डिग्रियां नज़र आती हैं और ना ही उनका कोई हुनर नज़र आता है। अगर कुछ नज़र आता है तो वो ये कि दिखावटी खूबसूरती, लड़की का रंग दूधिया होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं था। आते ही लोग खाने की सजी हुई चीज़ों पर हाथ साफ करते और मुझे देखते ही नाक मुंह चढ़ाकर वापस चले जाते, और फिर वही इनकार जो शायद मेरी किस्मत में लिखा जा चुका था। मैं 2 सालों से इस आजमाइश से गुजर रही थी। जब मैंने देखा रिश्ता होना मुश्किल है तो फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। ट्यूशन पढ़ाने के लिए आने वाले बच्चे अपने स्कूल में टॉप करने लगे थे और इसीलिए मोहल्ले में मेरी बड़ी तारीफ़ें होने लगी थीं। मैं मैट्रिक और कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने लगी थी, लेकिन मेरे पास मैट्रिक के बाद कॉलेज की सिर्फ लड़कियां ही आती थीं। आधे से ज़्यादा दिन मेरा इसी में गुजर जाता। जब एक बार मुझे बराबर वाली सीमा आंटी ने कहा कि तुम मेरे बेटे रचित को पढ़ा दिया करो। मैंने कहा, आंटी, मेरे पास दिन में समय नहीं होता, दोपहर से ही बच्चे आना शुरू हो जाते हैं और शाम तक मैं बहुत बिजी रहती हूँ। वो कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, उसे 7 से 9 बजे तक पढ़ा दिया करो, बस उसके पेपर क्लियर करवा दो तो मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। देखो कितना बड़ा हो गया है, तुम्हारे भाई बंटी की उम्र का है, लेकिन देखो कैसे नालायक है। और भगवान की कृपा से बंटी तो यूनिवर्सिटी भी पहुंच गया है और ये है कि 2 साल से इसी क्लास में अटका हुआ है। मुझे भी आंटी की हालत पर दुख हुआ था। उनका इकलौता बेटा था रचित और बिल्कुल नाकारा और निकम्मा था। मैंने सोचा, चलो इस समय मैं खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ तो उस समय मैं रचित को पढ़ा दिया करूँगी। मैंने कहा, ठीक है, आप उसे भेज दीजिएगा। इससे पहले रचित से मेरा मिलना जुलना कम ही होता था। मेरा बड़ा भाई बंटी मुझसे 3 साल छोटा था और रचित भी उसी की उम्र का था। पहले तो वो सिर्फ बंटी के साथ ही कमरे में घुसा रहता कि कंबाइन स्टडी करनी है। मैंने उसके निकम्मेपन के किस्से बंटी से ही सुन रखे थे। काफ़ी लापरवाह टाइप का लड़का था, हर वक्त तो मजाक मस्ती के मूड में रहता था। मैं भी कई बार उसे समझा चुकी थी कि पढ़ाई को सीरियसली लिया करो,
लेकिन उसे किसी बात की परवाह ही नहीं होती थी। हर वक्त तो ऊट पटांग बातें करता रहता। अब जब मैं उसे पढ़ाने के लिए बोल दिया था तो अब रेगुलर वो मेरे पास पढ़ने के लिए आ जाता था, लेकिन वही उसकी लापरवाह सी हरकतें थीं। मुझे उस पर गुस्सा आ जाता, इसलिए मुझे कभी उसका कान खींचना भी पड़ जाता था। मैं कान खींचने आती तो मुझे मुंह चिढ़ाता हुआ भाग जाता था, और कभी मेरी पकड़ में आ जाता तो मैं उसका कान जोर से मरोड़ देती थी, जिससे कि वो दर्द से बिलबिला जाता। कहता, बड़े जालिम हैं आप धानी जी। मैंने कहा, तुम जितना बेकार का समय इधर उधर बर्बाद करते हो, अपनी पढ़ाई पर लगाओगे तो फिर टॉप करोगे। कहने लगा, पढ़ता तो हूँ, लेकिन ये जो अकाउंट है ना, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है। मैंने कहा, फिर ये सब्जेक्ट ही क्यों लिए थे? कहने लगा, मैंने कहाँ लिए, मेरे बाप ने मेरे सर पर ज़बरदस्ती डाल दिए हैं। उन्हीं दिनों मेरी माँ ने एक रिश्ते वाली से मेरे रिश्ते के लिए कहना शुरू कर दिया था, इसलिए अब आए दिन कोई ना कोई मुझे देखने के लिए आने लगा था। मुझे किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए जाना पड़ता था, और वो उस वक्त घर पर होता था, इसलिए बिना झिझक किचन में घुसा चलाता और सवाल पर सवाल करने लगता। आज भी कहने लगा, धानी जी कौन आया है? मैंने कहा, तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। लेकिन इस महीने तो कई लोग मुझे देखने आए थे और सबका जवाब वही होता था, यानी कि इनकार। मैं तो बहुत ही दुखी होकर रह गई थी। सबके सामने तैयार होकर बैठ बैठ कर मुझे अपना आप एक तमाशा सा लगने लगा था। मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मेरी माँ भी मेरी तरफ से परेशान रहने लगी थी। इस बार भी यही हुआ था। इस बार तो उन औरतों ने मेरे मुंह पर ही कह दिया कि इतनी काली लड़की, हम तो अपने बेटे के लिए कोई चांद से दुल्हन देखने आए थे, लेकिन ये तो चांद पर गिरहन लगा रही है। लोगों की बातें सुन सुनकर मैं थक चुकी थी, इसलिए उठकर किचन में चली आई, अपने बहते आंसू साफ करने लगी। अचानक से रचित किचन में चला आया। मुझे यूं रोता देखकर मेरे पास आ गया। एकदम उसे अपने सामने देखकर मैं बौखला गई थी। जल्दी से मैंने अपने आंसू साफ किए। वो मुझे गौर से देखने लगा। बोला, धानी जी आपको क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं आप? मुझे इस वक्त उसके सवाल पर बहुत गुस्सा आया था। शायद असल गुस्सा कुछ और ही था। शायद अपने ठुकराए जाने का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, या फिर अब सहन करते करते मैं थक चुकी थी। मैंने कहा, तुम भी मेरा तमाशा देखने आए हो, आओ तुम भी देख लो मेरा तमाशा। बार बार किचन में तुम यही तो देखने आते हो ना, कि मेरे लिए आने वाले रिश्ते मुझे किस तरह से ठुकरा कर जाते हैं, किस तरह से मेरी इंसल्ट करते हैं। यही देखने आए थे ना तुम? मेरी बात सुनकर वो ना में सिर हिलाने लगा। कहने लगा, नहीं नहीं धानी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने कहा, ज़्यादा मासूम मत बनो। मैं जानती हूँ तुम इतने बच्चे नहीं हो कि ये ना समझ सको कि ये लोग क्यों आते हैं, आने वाले मेहमानों का क्या मकसद है। सब जानते हो तुम, बस मेरा तमाशा देखने आते हो, बार बार मुझसे इसलिए सवाल करते हो। मेरी बात सुनकर वो गुमसुम हो गया था। मैंने कहा, उठाओ अपनी किताबें, निकलो मेरे घर से, मुझे नहीं पढ़ाना तुम्हें। उस वक्त तो वो फौरन किचन से चला गया और मेरे कमरे से अपनी किताबें उठाई और घर भी चला गया। पूरा दिन मेरा रोकर गुजरा था। मैंने अपनी माँ से कह दिया, मेरे लिए रिश्ता देखना छोड़ दें, मैं थक गई हूँ लोगों के सामने तमाशा बनते बनते। ये बात मैंने उन्हें भी रोते हुए कही थी। मैंने कहा, बंटी की नौकरी लग जाए तो उसकी शादी कर दीजिएगा, लेकिन दोबारा मेरी शादी का नाम भी मत लेना। मेरी माँ भी उस वक्त चुप हो गई, क्योंकि हमारे घर का बजट भी काफ़ी आउट हो चुका था। मेहमानों के सामने टेबल सजाते सजाते कई बार तो मुझे अपनी ट्यूशन के पैसे भी लगाने पड़ते थे। अगले दिन रचित मेरे कमरे में दस्तक देकर फिर से अंदर आ गया। मैंने कहा, तुम क्यों आए हो? कहने लगा, पढ़ने आया हूँ, और क्यों आया हूँ? वैसे भी कुछ दिन बाद मेरे पेपर हैं, और इस बार मुझे बहुत अच्छा पेपर देना है। देखना, आज 2 बजे तक पढ़ूंगा आपके पास। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ अपना दिमाग ख़राब नहीं कर सकती। मेरे पास इतना फालतू का दिमाग नहीं है जो तुम्हें एक ही क्वेश्चन बार बार समझाऊं। कहने लगा, कोई बात नहीं, फीस डबल दे दूंगा। क्यों मिर्ची चबा कर रखती हैं हर वक्त? कभी कभी इंसान प्यार से भी बात कर लेता है। कल भी आप मुझ पर बेकार में गुस्सा हो रही थी। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने कहा, अच्छा बैठो इधर। वो सामने टेबल पर बैठ गया। रात के 12 बजे तक मैंने उसको प्रैक्टिस करवाई थी, और रात के 12 बजे वो जम्हाइयाँ लेने लगा था। कहने लगा, धानी जी 1 कप चाय ही पिला दें। बड़ी जालिम हैं आप। 7 बजे का बैठा पढ़ रहा हूँ, मजाल है आपने रोटी का भी पूछा हो। मैंने कहा, उठो और अपने घर जाकर खाओ पियो। तैयारी रह गई, उसे 2 दिन में पूरा करो, ताकि तुम्हारे अच्छे नंबर आ सकें। कहने लगा, इस बार बहुत शानदार नंबर आएंगे, क्योंकि इस बार मैं खुद चाहता हूँ कि मैं पास हो जाऊँ। मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम पहले नहीं चाहते थे कि तुम पास हो जाओ? वो हंसने लगा, फिर ना में सिर हिलाकर कमरे से बाहर चला गया। मैं तो उसकी हरकतों से तंग थी। अब इस बार ऐसा ही हुआ था।
उसने खूब मेहनत करके पेपर दिया था। 1 महीने बाद मिठाई का डिब्बा लेकर मेरे घर आया। कहने लगा बड़े अच्छे नंबर आए हैं मेरे। उसके नंबर वाकई बहुत अच्छे आए थे, ग्रेड भी अच्छा बन गया था। मिठाई का डिब्बा खोलकर उसने पूरा बर्फी का पीस मेरे मुंह में डाला था। कहने लगा मेरी कामयाबी आपकी वजह से हुई है। मैंने कहा चलो भगवान का धन्यवाद है कि मेरी जान तो छूटी तुमसे। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा जान तो नहीं छोड़ूंगा आपकी। मैंने कहा क्यों, पास हो गए ना, खबरदार जो मेरे घर अब दोबारा नजर आए। कहने लगा अगर ऐसा कहेंगी तो मैं दोबारा से फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा क्या मतलब इस बात का। कहने लगा मुझे आपसे बातें करने की आदत हो गई है, आप बहुत अच्छी हैं। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई थी। मैंने कहा जरूर तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है जो मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। अगर मैं लोगों को अच्छी लगती होती तो इस तरह मैं ठुकराई न जाती और अब तक अपने माँ बाप की दहलीज पर न बैठी होती। तुम्हें मैं बस इसीलिए अच्छी लगती हूँ कि तुम मेरी वजह से पास हो गए हो। वो कहने लगा ऐसा क्यों सोचती हैं आप धानी जी, देखने में कितनी अच्छी हैं, स्मार्ट हैं, कितने लंबे खूबसूरत बाल हैं आपके, खाना भी बहुत ही मज़े का बनाती हैं और आपकी ये आँखें, सच कहूँ अगर इनमें मैं एक बार गौर से देख लूँ तो मुझे आपसे इश्क हो जाएगा। उसकी इस बात पर मैंने एक घूंसा उसके पीठ पर जमाया था। मैंने कहा अपनी हद में रहकर बात करो। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा धानी जी मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे ये सच है कि आप बहुत ही प्यारी हैं। उसकी बात सुनकर मैं उदास हो गई थी। मैंने कहा लेकिन ये बात किसी को नज़र नहीं आती, बस मेरा सांवला रंग ही उन लोगों को नज़र आता है। वो कहने लगा अंधे हैं वो लोग, उनके पास वो आँख ही नहीं जो आपके हुस्न को देखकर पहचान सके। मुझसे पूछिए कितनी हसीन हैं आप। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। वो मुझे ही देखे जा रहा था। मुझे लगा शायद वो फिर से मजाक कर रहा है। मैंने कहा रचित जाओ यहाँ से, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। लेकिन पता नहीं उसकी नज़रों में ऐसा क्या था कि मैं कुछ बेचैन हुई थी। वो मिठाई का डिब्बा मेरे कमरे में रखकर चला गया था। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक ऐसे आदमी का रिश्ता आया जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। वो दूसरी शादी करना चाहता था। उसकी पहली पत्नी से बच्चे भी थे। मेरी माँ ने जब इस रिश्ते के बारे में मुझे बताया तो नजरें झुका ली थीं। मैं सोचने लगी कि अब मेरे लिए ऐसे रिश्ते रह गए हैं। खैर मैं ऐतराज नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वो आदमी मुझे देखने आया तो उसे देखकर मेरा दिल बुझ गया था। वो तो 45 साल के लगभग उम्र का था। कहने लगा मुझे पत्नी से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए एक माँ की ज़रूरत है, एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो मेरा घर संभाल सके। उस आदमी के मुंह से मुझे पता चला कि उसके बच्चे 6ठी 7वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। बस ये था कि उसे मेरी रंगत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे कोई एतराज़ नहीं था कि मैं काली हूँ और मेरी माँ के लिए भी ये बात बहुत बड़ी थी। इसलिए मैंने भी हामी भर ली। मेरा रिश्ता तय हो गया तो मेरी माँ ने मोहल्ले में मिठाई भी बांट दी। उसी रात रचित बड़े गुस्से में घर आया था। मुझे ट्यूशन पढ़ता था इसलिए उसे मेरे घर आने में कोई झिझक महसूस नहीं होती थी। वो बिना झिझक मेरे कमरे में भी चला आता था। मेरी माँ ने भी कभी रोक टोक नहीं लगाई थी और वजह यही थी कि बचपन से ही उसका हमारे घर आना जाना था, क्योंकि वो बंटी का बहुत ही अच्छा दोस्त भी था और फिर मुझसे छोटा भी था। वो सीधा मेरे कमरे में आया, मुझे गौर से देखने लगा। मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें, इतने गुस्से में क्यों हो। कहने लगा आपको नहीं पता। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। मेरी बात सुनकर वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा धानी जी क्या आपको वाकई नहीं पता, इतनी अनजान हैं आप। मैंने कहा रचित पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो, साफ साफ बात करो। मेरी बात सुनकर कहने लगा साफ बात यह है कि ये जो रिश्ता आया है आपके काबिल नहीं है, इसलिए फ़ौरन से इस रिश्ते से इनकार कर दें। मैंने कहा पागल तो नहीं हो गए हो, मैं भला क्यों इनकार करूं। ये मेरे लिए आने वाला इकलौता ऐसा रिश्ता है जिसने मेरे सांवले रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो कहने लगा मुझे बहस नहीं करनी आपसे, बस आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। मैंने कहा मैं क्यों इनकार करूंगी, क्या तुम पागल हो गए हो, मेरे घर वाले इस रिश्ते से खुश हैं। वो कहने लगा लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे वो आदमी आपके काबिल नहीं लगता। मैंने कहा तो तुम बताओ कौन है मेरे काबिल। वो कहने लगा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उसके मुंह पर अचानक ही थप्पड़ दे मारा था। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, निकलो मेरे कमरे से बाहर, जो मुंह में आता है बक देते हो। थप्पड़ खाने के बाद भी वो वहीं खड़ा रहा। मैंने कहा रचित जाओ यहाँ से। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो कहने लगा मैं मजाक नहीं कर रहा धानी जी, मुझे आप अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और शादी की बात मजाक में नहीं की जाती। मैं बहुत सीरियसली आपसे बात कर रहा हूँ, इस रिश्ते से इनकार कर दें। मैं कल ही अपनी माँ को आपके घर रिश्ते के लिए भेज दूंगा। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो, मुझसे छोटे हो 3 साल, मैं भला तुमसे क्यों शादी करने लगी।
कहने लगा, उस बुढ़े से कर सकती हैं जो आपसे 20 साल बड़ा है, मुझसे नहीं कर सकती, मैं तो बस 3 साल छोटा हूँ। और जब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है और बहुत पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकती, अब जाओ यहाँ से। लेकिन वो नहीं माना। उस वक्त तो चला गया था, लेकिन ना जाने कैसे उसने अपनी माँ को मनाया था कि दूसरे दिन ही वो उसका रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई। लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो खुद नहीं आई, बल्कि ज़बरदस्ती भेजी गई हैं। मेरी माँ तो ये सुनकर हैरान थी। मैंने उसकी माँ से साफ मना कर दिया। मैंने कहा, मेरा रिश्ता तय हो चुका है, आपके घर मिठाई भी जा चुकी है, फिर दोबारा से रिश्ता लाने की क्या तुक बनती है, और वैसे भी वो मुझसे छोटा है। वो कहने लगी, ये बात तुम उसे समझाओ, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ा हुआ है। मेरे इनकार पर वो वापस चली गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है। रात के 3 बजे उसकी माँ का मेरे नंबर पर फ़ोन आया था। वो रोए जा रही थी। कहने लगी, रचित ने अपनी नस काट ली है, उससे तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सुनकर मैं बदहवास हुई थी। अपने भाई बंटी के साथ उसी हॉस्पिटल में गई जहाँ वो एडमिट था। उसके माँ बाप आईसीयू के बाहर बैठे रो रहे थे। मुझे देख कर खड़े हो गए। उसकी माँ कहने लगी, मेरे भगवान को बेटे ने दूसरी जिंदगी दी है, भगवान के लिए धानी उससे शादी कर लो। मैं सुनकर चुप हो गई थी। डॉक्टर बाहर आई और कहने लगी, मरीज को होश आ गया है। रचित की माँ कहने लगी, तुम जाकर उससे कह दो कि तुम राजी हो, कहीं वो दोबारा से सब कुछ ना कर ले। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मुझे करना क्या चाहिए। मैं कमरे में चली गई। उसकी बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी, आंखें बंद किए लेटा हुआ था। मैं उसके बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने धीरे से उसे पुकारा था। मैंने कहा, रचित। फौरन से उसकी आंखें खुली थीं। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी, मेरी मोहब्बत आपको मजबूर कर देगी। मैंने कहा, ये क्या हरकत की तुमने? वो कहने लगा, वजह आप हैं, अगर आप पहले ही मान जाती तो मैं ये सब ना करता। मैंने कहा, देखो ये ज़बरदस्ती का रिश्ता होगा। कहने लगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप एक बार मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, आपके दिल में तो मैं खुद ही समा जाऊंगा। उसे शायद ये सब कुछ आसान लग रहा था। वो उम्र के जिस हिस्से में था वो सिर्फ जज्बाती भरी उम्र थी। इस वक्त उसकी उम्र 24 साल थी। बाद में उसे अपने फैसले पर पछतावा होता। मैं घर वापस आ गई थी। मेरा रिश्ता रचित से तय हो चुका था। जल्द से जल्द शादी भी तय हो गई थी। लेकिन मैं खुश नहीं थी, क्योंकि वो एक बहुत ही लापरवाह सा लड़का था, जज्बात के बहकावे में आ रहा था। मैं नहीं जानती थी वो मेरे लिए ऐसे जज्बात रखता होगा। शादी हो गई थी। मैं विदा होकर उसके कमरे में भी बैठी हुई थी। जिसे कभी मेरा टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता था, उसे जरा भी शर्म नहीं आई थी ये सब करते हुए। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वैसे ही मुस्कुरा रहा था। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कुंडी भी लगा दी। मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। बड़े आराम से वो मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे निहारने लगा। उसका मुझे यूँ निहारना बुरा लग रहा था। मैंने पहले कभी उसे इस नज़र से देखा ही नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं फ़ौरन से पीछे हट गई थी। मेरी इस हरकत पर वो हंसने लगा। कहने लगा, धानी अपना हाथ मुझे दें। उसने अपना हाथ दोबारा मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोहब्बत नहीं थी मुझे उससे, ना ही शादी को लेकर ऐसे कोई अछूते जज्बात थे। बस मैं उसके बारे में ऐसा कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मुझसे छोटा था वो। मेरे दिल में कोई ऐसा जज्बा नहीं था जो एक पत्नी के दिल में पति के लिए होता है। मैं कम से कम अपने एक नालायक स्टूडेंट्स के साथ बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर सकती थी। मुझ पर एक डर सवार होने लगा था। वो कहने लगा, धानी जी प्लीज़ अपना हाथ मुझे दें, आपको मुंह दिखाई की अंगूठी मैं खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा। लेकिन मैं इस बात के लिए खुद को राजी नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा, रचित मुझे तुमसे बात करनी है। बड़ी मुश्किल से मैंने बात शुरू की थी। कहने लगा, एक क्यों 100 बातें करो, जी भरकर बातें करो, इतनी कि कभी ख़त्म ना हो। मुझे आज की रात आपसे ढेर सारी बातें करनी है और प्यार भी करना है। ये कहते हुए उसने मेरे गाल पर चुटकी काटी थी, लेकिन मैं पूरी की पूरी कांप कर रह गई थी। कहने लगा, बोलो क्या कहना चाहती हो? मैंने कहा, रचित मैं इस रिश्ते के लिए अभी दिमागी तौर पर तैयार नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मेरी बात पर वो कहने लगा, नो धानी जी बिल्कुल भी नहीं, आज की रात का बहुत बेताबी से इंतजार किया है मैंने, प्लीज़ मुझे भी तो समझने की कोशिश करें। इससे पहले कि वो बेखुदी में आगे बढ़ता कि मैं खुद से नज़र भी ना मिला पाती, मैंने उसे खुद से पीछे किया था। मैंने कहा, रचित मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, प्लीज़ लीव मी। ये कहकर मैं बेड से उठकर अलमारी के पास आ गई और एक सादा सा ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई। मैंने अपना मुंह धोया, कपड़े बदले और बिल्कुल आम से हुलिये में वॉशरूम से बाहर आई थी। रचित मुझे गुस्से से घूर रहा था। मैंने अपनी ज्वेलरी ड्रेसिंग की दराज में रखी और फिर तकिया उठाकर सामने सोफे पर जाने लगी।
कहने लगा आप बेड पर सो जाएं। मैंने कहा फिर तुम कहाँ सोओगे? कहने लगा मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, बेफिक्र रहें। उसने अपना तकिया सही किया और लेट गया। मैं बेड की दूसरी तरफ लेट गई। कुछ ही देर में मैं सो भी गई थी। शादी के कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। रचित दोबारा मेरे करीब नहीं आया था। कुछ दिन बाद मैंने उससे कहा कहीं जॉब नहीं करोगे? वो कहने लगा नहीं, पापा के साथ उनकी दुकान संभालूंगा। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा यानी सारी जिंदगी अपने बाप के रहमो करम पर ही पलोगे? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर मुझे गौर से देखता रहा। फिर कहने लगा पापा का सब कुछ मेरा ही तो है। मुझे पहले भी पापा के काम को ही देखना था, उनके बिजनेस को ही चलाना था। मैंने कहा फिर पढ़ने क्यों आते थे? कहने लगा क्योंकि आप मुझे अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैं जानबूझकर फेल होता था ताकि आपसे ट्यूशन पढ़ सकूं। मुझे तो आप बचपन से ही बड़ी अच्छी लगती थी। वो लड़का कितना बड़ा चालबाज था, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। कितना बड़ा ढोंग रचाया था उसने। अब मुझे समझ आने लगा था, वाकई वो इतना नालायक और निकम्मा नहीं था। जब वो इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ था तो मैं हैरान हुई थी। क्या ये वही रचित था जो पिछले 2 साल से इतनी बुरी तरह से फेल हो रहा था? यानी वो जानबूझकर फेल होता था। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं सहन कर गई थी। मुझे पता था ये सब एक तूफान था जो कुछ ही समय बाद शांत हो जाता, क्योंकि जब सब लोग उसे ताने देंगे कि इतना खूबसूरत लड़का है और पत्नी देखो कैसी काली कलूटी है। मैं भी सोच चुकी थी कि इसे अपने पास ही नहीं आने दूंगी, लेकिन ये शायद मेरी गलतफहमी थी। एक रात मैं सो रही थी जब वो बिल्कुल मेरे करीब आ चुका था। मैंने कहा रचित तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ा समय चाहिए, दूर हटो। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा और समय नहीं दे सकता, मुझे आज अपना हक चाहिए हर हाल में। उसके बाद उसने मेरी एक नहीं सुनी थी, बस अपनी मनमानी की थी। वो ऐसा ही था, हमेशा अपनी बात मनवाने वाला। कुछ दिन तो उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार रखा कि मुझे अपने सर पर बिठाकर रखता था, लेकिन मैं जानती थी ये सब कुछ समय के लिए है। और फिर ऐसा ही हुआ था। जैसे जैसे समय गुजरने लगा रचित के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। समय काफ़ी आगे बढ़ चुका था। मैंने एक बच्ची को भी जन्म दिया था। अब रचित का ध्यान मुझसे हटने लगा था, क्योंकि बेटी की पैदाइश के बाद मैं कुछ मोटी भी हो गई थी। रचित मजाक मजाक में मुझे मोटी कहने लगता, कभी काली कहने लगता। मैं गुस्से से देखती तो कहता यार मजाक कर रहा था। कुछ दिनों से उसने अपने मोबाइल में सिक्योरिटी कोड भी लगाना शुरू कर दिया था। वो किसी लड़की से बातें करने लगा था। जब मैं कमरे में आती तो फ़ोन बंद कर देता। एक बार मैंने उसे एक मॉल में देखा था, वो किसी और लड़की के साथ हंस रहा था। मेरा दिल बुझ कर रह गया था। मुझे उसने कहा था कि मैं अकेली बाजार चली जाऊं और वो दुकान पर काम में बिजी है और वो यहाँ इस लड़की के साथ वक्त गुजार रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसके पास गई तो वो घबराहट का शिकार हुआ था। मैंने कहा तो ये है तुम्हारा काम? वो कहने लगा तुम गलत सोच रही हो। मैंने कहा मैं गलत नहीं सोच रही, बस भी करो रचित, और कितना झूठ बोलोगे? कहने लगा धीरे बात करो, सब सुन रहे हैं। मैंने कहा तो सुन लें, तुम्हें किस बात का डर है? तुम मर्द जो हुए जो चाहे कर सकते हो, शादी मुझसे और रंगरलियां मनाते फिरो किसी और से। मेरा ये कहना था कि रचित ने गुस्से में आकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं रोते हुए घर आई, अपना सामान पैक किया और मायके चली गई। लेकिन रचित मुझे लेने आ गया। मैंने कहा उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो जिसकी खातिर तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। वो कहने लगा वो औरत मेरी कोई नहीं लगती, वो तो कुछ सामान लेने गया था और वो हमारी पुरानी ग्राहक है, इसलिए थोड़ी जान पहचान हो गई। मैंने कहा तुम फ़ोन पर बातें भी करते हो। मैंने पहले तुमसे इसीलिए शादी नहीं करना चाहती थी, मैं जानती थी तुम मजबूत कैरेक्टर के नहीं हो। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आया और उसने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा खबरदार, जो अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया बहुत सह लिया। अब मैं तुम्हारे इस जुल्म को दोबारा नहीं सहूंगी। ये तुम्हारा दूसरा थप्पड़ है जो तुमने मुझ पर उठाया है। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से चला गया था। लेकिन अगले दिन एक और खबर मेरे इंतजार में थी। सुबह जैसे ही मैं अपने कमरे से निकली, मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारी सास का फ़ोन आया था, रचित पूरी रात घर नहीं पहुँचा। ये सुनकर मैं भी परेशान हुई थी। कुछ भी कहो, इतने समय उसके साथ रहते रहते मेरा दिल भी उससे जुड़ सा गया था। भले ही उसने मुझे धोखा दिया था और मुझे दुख भी हुआ था, लेकिन वो मेरी बच्ची का बाप भी था। मैंने फ़ौरन से मोबाइल पर उसका नंबर लगाया तो वो बंद जा रहा था। 2 दिन हो गए थे रचित को ढूंढते ढूंढते, रचित की कोई खबर नहीं थी। और तीसरे दिन खबर मिली कि रचित एक अस्पताल में एडमिट है। हम सब लोग भागे भागे अस्पताल पहुंचे थे। पता लगा जिस रात वो मेरे घर से गुस्से में निकला था, यूं ही सड़कों पर तेज स्पीड में अपनी बाइक दौड़ा रहा था और उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट काफ़ी खतरनाक था। उसकी एक टांग बुरी तरह कुचल गई थी, सर पर भी काफ़ी चोटें आई थीं। 2 दिन तक वो बेहोश रहा। तीसरे दिन जब होश में आया तो उसने अपने घर वालों के बारे में पूछा था।
डॉक्टरों ने उसके माँ बाप को हॉस्पिटल बुलाया था। रचित को हॉस्पिटल में काफ़ी समय रहना पड़ा था। रचित की बाकी चोटें तो धीरे धीरे ठीक हो गई थीं, लेकिन उसके टांग की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पूरी टांग बुरी तरह कुचल चुकी थी, 2 जगह से फ्रैक्चर भी थी। डॉक्टर निराश थे, उनका कहना था हो सकता है टांग को काटना पड़े। रचित एकदम खामोश होकर रह गया था, कुछ भी नहीं बोलता था। मैंने उसकी जी जान से सेवा की थी। भले ही उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैंने अपने पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया था। डॉक्टर ने कहा था अगर 3 दिन तक टांग का इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ तो हम टांग काट देंगे। और जब ये खबर रचित को पता चली थी तो वो एकदम टूट कर रह गया था। एक दिन मैं उसकी टांग की हल्की हल्की मसाज कर रही थी, वो मुझे देखे जा रहा था। मैंने कहा इतनी गौर से क्या देख रहे हो? कहने लगा धानी, मैं आज आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कौन सी सच्चाई? वही उस दूसरी औरत वाली सच्चाई जो मैं बहुत पहले से जानती हूँ। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि तुम किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ चुके हो। मेरी बात सुनकर वो नज़रें झुका गया था। कहने लगा धानी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जिसे हीरा समझ रहा था वो तो कांच का टुकड़ा था। वो लड़की मुझसे मोहब्बत का दम भरती थी, और जब से उसे पता चला है कि मेरी एक टांग काट दी जाएगी, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि मैं भी उसे फ़ोन करता हूँ तब भी फ़ोन नहीं उठाती। आज मुझे तुम्हारी अहमियत का पता चला है, तुम वाकई एक हीरा हो। कुछ समय के लिए मैं अपने रास्ते से भटक गया था, लेकिन धानी मेरा विश्वास करो, ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत भी करता हूँ। बचपन से लेकर अब तक तुम मेरे दिल में बसी हुई हो। पता नहीं कैसे मैं उस लड़की के चक्कर में फंस गया था। मेरा विश्वास करो, वो लड़की खुद ही मेरी तरफ आई थी, और मैंने भी गलती की जो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। धीरे धीरे मैं उसकी खूबसूरती का दीवाना होता चला गया था। लेकिन धानी, मैं तुम्हारे साथ कोई भी जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम बहुत अच्छी हो, बस मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। भला तुम एक अपाहिज आदमी के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारोगी? मुझे पता है मैं पूरी ज़िंदगी अपनी एक ही टांग के साथ गुजारने वाला हूँ। तुम मुझे छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से शुरू करो। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मैं इतनी गिरी हुई नहीं थी कि उसे उसके मुश्किल समय में छोड़ देती। मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और उठकर बाहर चली आई। मैंने अपनी मासूम बच्ची की तरफ देखा जो अपनी दादी की गोद में खेल रही थी। बिल्कुल रचित की कॉपी थी, वही दूधिया सफ़ेद रंगत, गुलाबी होंठ, हाँ आंखें उसने बिल्कुल मेरी चुराई थीं। कुछ भी कहो, रचित अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता था, और मैं उसकी बच्ची से उसके बाप को छीना नहीं चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया, भले ही रचित की टांग काट दी जाए, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और यही फैसला मैंने रचित को भी सुना दिया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने नहीं वाली। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया था, लेकिन ये शायद मेरी मोहब्बत का नतीजा था कि 2 दिन तक रचित की टांग का इन्फेक्शन कम होने लगा था और धीरे धीरे उसकी टांग की कंडीशन सुधरने लगी थी। डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई कि अब रचित की टांग ठीक हो सकती है। ये सुनकर सब घर वाले बहुत खुश थे। ठीक होने के बाद रचित का व्यवहार अब मुझसे वैसा ही होने लगा था जैसे शादी के शुरू दिनों में होता था। लेकिन पता नहीं क्यों एक बार मेरा विश्वास टूट चुका था, इसलिए मैं रचित पर अब दोबारा विश्वास करना नहीं चाहती थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रचित मेरे विश्वास को दोबारा नहीं तोड़ेगा? क्या मुझे उस पर विश्वास कर लेना चाहिए कि वो ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाएगा? दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।